नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है परमार मीडिया लाइव। दोस्तों, बिहार में तमाम चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने आज 14 अक्टूबर को अपना पहला प्रत्याशियों का सूची जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने कुल 71 प्रत्याशियों के लिए अपना सूची जारी किया है, लेकिन हमें 71 प्रत्याशियों से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है उन 3 प्रत्याशियों से जो कि सिवान के अलग अलग 3 विधानसभाओं के लिए बीजेपी ने जारी किया है। सबसे पहला करणजीत सिंह को टिकट मिला है दरौंधा विधानसभा के लिए। दूसरा देवेश कांत सिंह को टिकट मिला है गोरियाकोठी विधानसभा के लिए। और तीसरा मंगल पांडे जी को टिकट मिला है सिवान सदर विधानसभा के लिए। जैसा कि पहले से चर्चा हो रहा था सिवान में कि मंगल पांडे जी सिवान सदर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो बीजेपी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये फाइनल कर दिया है कि मंगल पांडे जी ही सिवान सदर से चुनाव लड़ेंगे। अब हमें बाकी 2 विधानसभा से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो विधायक थे पहले से उनको ही टिकट मिला है। हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिवान सदर विधानसभा का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सीट अब हॉट सीट बन चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तमाम सरगर्मियों के बीच, तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच, तमाम अटकलों के बीच मंगल पांडे जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर बिहार के कोई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं सिवान सदर से, तो जाहिर से बात है कि वो सीट हॉट सीट हो जाएगी। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं परमार मीडिया नेटवर्क के संपादक श्री नवीन सिंह परमार जी। स्वागत है सर। धन्यवाद रोहित। तो सर, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि सिवान में ऐसी बातें चल रही हैं कि सिवान सदर से श्री मंगल पांडे जी चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि मंगल पांडे जी को सिवान सदर से चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? जैसा रोहित आपने बताया कि सिवान एक हॉट सीट हो गया मंगल पांडे को लड़ने से, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति, निश्चित रूप से भाजपा ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, तभी मंगल पांडे जैसे कदावर मंत्री को सिवान से लड़ने के लिए भेजा है। सिवान सारण प्रमंडल के मध्य में पड़ता है। यहाँ से गोपालगंज को भी दिशा दिया जा सकता है, छपरा को भी दिशा दिया जा सकता है। मंगल पांडे वर्षों से संगठन में कार्यरत हैं जी, और सरकार में कार्यरत हैं। नीतीश जी के साथ सरकार जब से बनी है, मतलब मंगल पांडे जी किसी न किसी रूप में सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। और स्वास्थ्य जैसा महकमा, बिहार में अगर चर्चा लोग करते हैं कि सबसे ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन अगर 2-3 विभागों में देखा गया है, तो सड़क परिवहन, सड़क के क्षेत्र में, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये 2-3 ऐसे विभाग हैं जिसकी चर्चाएं विश्व स्तर पर हो रही हैं कि बेहतर काम हुआ है। सिवान में भी हम लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में कितना बेहतर काम हुआ है। एक शानदार मॉडल अस्पताल मुख्यालय में बनकर तैयार है, उसके साथ साथ एक दूसरा अस्पताल मुख्यालय में बन रहा है। सभी प्रखंडों में, अधिकांश पंचायतों में हमारा स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दी। मैरवा में बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सब मंगल पांडे की दूरदर्शिता का परिणाम है। मंगल पांडे जितने अच्छे संगठक हैं उतने अच्छे प्रशासक भी हैं। और मंगल पांडे की जो सबसे बड़ा मेरिट है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से मेरिट मानता हूं, वह है उनका पब्लिक रिलेशनशिप। बिहार भाजपा में शायद ही कोई नेता है जो बिहार के सभी जिलों में जिनका व्यक्तिगत संपर्क हो। आप अगर कभी मंगल पांडे के आवास पर चले जाइए पटना, तो बिहार के हर जिले से लोग आते हैं उनके यहाँ किसी न किसी काम के पैरवी के लिए। एक पत्रकार के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बिहार के अधिकांश जिलों में मेरा भी जाना होता है।
जिस भी जिले में हम जाते हैं वहां मंगल पांडे का व्यक्तिगत संबंध कोई ना कोई निकल जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसका व्यक्तिगत संबंध है मंगल पांडे के साथ। सिवान को एक ऐसे ही प्रतिनिधि की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या जनसंघ के इतिहास की हम चर्चा करें तो सिवान जनार्दन तिवारी के नाम से जाना जाता है जी। जनसंघ का पहला विधायक, भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक सिवान से जीता, जिसका नाम जनार्दन तिवारी था। जनार्दन तिवारी एक ऐसे नेता थे जिनका बिहार के सभी जिलों के साथ साथ देश के सभी भागों में उनका अपना व्यक्तिगत संपर्क था। जनार्दन तिवारी के बाद सिवान में मंगल पांडे एक ऐसे नेता हैं जिनका आप देश के किसी कोने में, बिहार के जिले को छोड़ ही दीजिए, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहां मंगल पांडे का संपर्क मिल जाएगा, वहां मंगल पांडे को जानने वाले लोग मिल जाएंगे। यानी सिवान को एक ऐसा प्रतिनिधि मिलने जा रहा है जिसकी छवि अखिल भारतीय स्तर की है। सिवान कुछ कालखंडों में सिवान को जो बदनामी मिली थी अपराध के दुनिया को लेकर के, वो अब एक अच्छे प्रशासक, अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में सिवान को ख्याति मिलने जा रही है। मंगल पांडे चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से वह ख्याति मिलेगी, सिवान का नाम स्थापित होगा राष्ट्रीय स्तर पर। और जो रणनीति की बात है, मंगल पांडे अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं। चुनाव लड़ाने का काफी अच्छा अनुभव रहा है। एक दो चुनावों को छोड़ दिया जाए तो मंगल पांडे ने अधिकांश चुनाव, जो मंगल पांडे जिसके प्रभारी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, प्रत्याशियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चुनाव जीते हैं लोग। मंगल वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वह सारे जो दावपेच होते हैं चुनाव के लिए जी, वो स्वाभाविक है। मंगल पांडे जब अपने चुनाव लड़ रहे हैं तो सब चीज सिवान में दिखेगा और भाजपा की यह दूरगामी कदम है, इसका पूरे सारण प्रमंडल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपके अनुसार बीजेपी मंगल पांडे को सिवान सदर से चुनाव लड़ा के सही कर रही है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि बीजेपी के लोकल लेवल पे ऐसा कोई नेता नहीं है जो चुनाव लड़ ना सकता हो या लड़के जीत ना सकता हो। तो इस पे आपका क्या राय है? जैसे कि मंगल पांडे, मान लीजिए कि मंगल पांडे कुछ भी हैं, सिवान में अभी भी आम जनता में ये है कि मंगल पांडे बाहर से आके हेलीकॉप्टर से उतर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये जो सोच है लोगों के बीच में, ये मंगल पांडे बदल सकते हैं आने वाले समय में, या इसका कुछ साइड इफेक्ट मंगल पांडे को झेलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलने जा रहे हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे बाहरी है ही नहीं। जो लोग मंगल पांडे को बाहरी कहते हैं वो शायद उनको सिवान के भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है। मंगल पांडे यहाँ से चंद किलोमीटर दूर मंगल पांडे का घर है जी। मंगल पांडे की जन्म सिवान में हुई है। मंगल पांडे राजनीति सिवान से शुरू किया। अब सिवान का कोई बेटा, सिवान का कोई लड़का बड़ा नेता हो गया, संगठन में बड़े पद पर चला गया। मंगल पांडे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे, बंगाल के प्रभारी रहे, बिहार सरकार के कदावर मंत्री हैं, यानी मंगल पांडे का कद बड़ा हो गया है। तो सिवान का कोई बेटा अगर मंगल पांडे जैसा व्यक्ति बड़ा कद हो जाता है सिवान के किसी बेटे का, तो क्या उसको स्वाभाविक है उसको बाहर भी समय देना पड़ेगा। तो क्या हम उसको बाहरी कह देंगे? जो लोग बाहरी कहते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि वही लोग राजेंद्र बाबू को सिवान का बेटा कहते हैं जी। राजेंद्र बाबू जितने दिन राष्ट्रपति रहे, दिल्ली में रहे, उसके पहले वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, देश विदेश दौरा करते थे, पटना में रहते थे। सिवान तो कम ही रहते थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो जो लोग राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र बाबू को सिवान का बेटा कहने में मतलब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो मंगल पांडे को कैसे कह देते हैं कि बाहरी है मंगल पांडे? मंगल पांडे का घर
यहाँ है, मंगल पांडे की सारी रिश्तेदारियां यहाँ है, मंगल पांडे ने जन्म सिवान में लिया, मंगल पांडे ने राजनीति सिवान से किया, और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबसे ज्यादा अगर गृह जिला में किसी ने समय दिया है तो मंगल पांडे उनका नाम है। इसलिए जो लोग कहते हैं वो लोग राजनीतिक रूप से विक्षुब्ध लोग हैं और वो किसी की बढ़ोतरी नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उनको अब कोई ना कोई शिकायत करना है तो कह देते हैं कि मंगल पांडे बाहरी हैं। लेकिन अब जबकि मंगल पांडे जी को टिकट मिल चुका है, अब ये कंफर्म हो गया है कि मंगल पांडे जी सिवान से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पिछली बार जो कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी थे, भाजपा ने सिवान सदर को दिया था 20 के चुनाव में श्री ओम प्रकाश यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी का भी देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा था, अच्छा चुनाव लड़े थे जी। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा भीतरघात के कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। नहीं तो अंत समय तक लग रहा था कि ओम प्रकाश यादव सिवान सदर के विधायक हो जाएंगे। तो क्या 2020 की तरह 2025 में भी ऐसा कुछ मंगल पांडे को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पिछले बार जो 20 का चुनाव था वो भी बहुत बेहतर था, बेहतर प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया था, बहुत शानदार चुनाव लड़ा था, सिवान के इतिहास में वह चुनाव याद रखा जाएगा। लेकिन जो भीतरघात हो गया ना, वह भीतरघात 2 स्तरों पर हो गया था। मेरे जैसे व्यक्ति को जो चुनाव पर नजर रखता है, मुझे 2 बातें दिखती हैं स्पष्ट रूप से। एक तो 2-3 नेता लड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नामिनेशन कर दिए, उनको नामिनेशन नहीं करना था, वो नामिनेशन कर दिए, तो नहीं चाहते हुए भी कुछ उनको वोट मिल गया। वो वोट अगर जोड़ दिया जाए तो ओम प्रकाश जी जितने वोटों से हारे थे उनसे काफी ज्यादा वोट ज्यादा वोट मिल गया था। ये एक गलती हुई थी। उससे भी बड़ी गलती ओम प्रकाश जी से जो ये हुई थी कि ओम प्रकाश जी का जो चुनावी मैनेजमेंट था, चुनावी प्रबंधन था, वह अच्छे लोगों के हाथ में नहीं था। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो लोग प्रबंधन को संभाल नहीं पाए, बूथ मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसका परिणाम है कि शहर के वोटर निकले नहीं, और शहर के वोटर आमतौर से भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं। जी। शहर के जो वोटर हैं वो थोड़ा सा व्यवसायी वर्ग से होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, और उनको जागृत करना पड़ता है। जामवंत की तरह हनुमान में सारी ताकतें थी, लेकिन हनुमान सोच नहीं पा रहे थे कि हम लंका पहुंच जाएंगे, तो जामवंत जी ने उनको जागृत किया। ओम प्रकाश जी के चुनाव में जो सबसे बड़ी गलती हो गई थी, वह गलती यह थी कि उस समय उनका कोई जामवंत नहीं था जो वोटरों को बाहर निकाल सके। ये गलती मंगल पांडे के समय नहीं होने जा रही है, क्योंकि मंगल पांडे अपने अच्छे प्रबंधक हैं। मैंने कई चुनाव में उनको बहुत नजदीक से देखा है कि इस प्रकार से वोटर को घर से निकालना, कार्यकर्ताओं को जागृत करना, मोटिवेट करना, ये मंगल पांडे करते हैं, जिसका नमूना 14 टिकट घोषणा होते ही दिख गया। जी, मंगल पांडे टिकट की घोषणा होने के साथ ही सिवान में पटना से आए, और आते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी बैठकें की। उसके बाद वो शहर में निकल गए, शहर के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बड़ी बैठक, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ क्षण पहले ही बड़ी बैठक संपन्न हुई है। और व्यक्तिगत रूप से मंगल पांडे ने लगभग उन सभी लोगों से मिलने का प्रयास किया है जो लोग टिकट के दावेदार थे। जी, अभी मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि पिछली बार हुआ ऐसा कि जैसे कि पूर्व जो विधायक मंत्री रहे हैं व्यासदेव प्रसाद जी, वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि टिकट नहीं मिला था उनको चाहे उनके पुत्र को, तो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पिछली बार ओम प्रकाश यादव जी या चाहे उनका टीम जो था वो थोड़ा सा लेट हो गया था। वो पहले भी
व्यासदेव प्रसाद के पास जाके उनको मना सकते थे, उनको समझा सकते थे। जिस तरह से इस बार देखने को मिला है, इस तरह जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ है, तैसे ही मंगल पांडे का एक फोटो आ जाता है कि वो व्यासदेव प्रसाद के घर पहुंच गए हैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए। तो मुझे लगता है कि पिछली बार ये वाला जो प्रक्रिया था वो पहले कर लेना चाहिए था, जबकि ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं रहता है कि ये व्यक्ति जो है, ये नेता जो है, वो चुनाव लड़ने का उनका मन है, और तो ये मुझे क्षति पहुंचा सकते हैं। तो यही मैं रोहित बताना चाह रहा था कि ओम प्रकाश जी का जो मैनेजमेंट था ना, चुनाव प्रबंधन था, उनको जो चुनाव लड़ाने वाले जो लोग थे, वो लोग अच्छे रणनीतिकार नहीं थे। आज जैसे मंगल पांडे सिवान आए, 3-4 यहाँ प्रमुख नाम थे जो लोग टिकट मांग रहे थे। जी, बंटी जी थे, किरण गुप्ता थी, रूपम आनंद थी, देवेंद्र गुप्ता भी चाहते थे वो चाहे अपनी पत्नी के लिए टिकट मिले, सुभाष जी भी चाहते थे, पिछली बार चुनाव लड़े भी थे देवेंद्र गुप्ता जी। सुभाष जी भी चाहते थे कि टिकट मिले या उनकी पत्नी को मिले, वीर बहादुर जी भी चाहते थे कि उनको टिकट मिले। आज आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि मंगल पांडे जी जब सिवान आते हैं तो ये सभी लोग, बंटी जी हों या फिर देवेंद्र जी हों या सुभाष जी हों या जयप्रकाश गुप्ता हों, किरण गुप्ता हों, रूपम आनंद हो, ये सारे के सारे लोग मंगल पांडे को रिसीव करने के लिए गए थे। मंगल पांडे के साथ घूम रहे हैं ये लोग। रही बात व्यासदेव प्रसाद जी के घर आने का, व्यासदेव प्रसाद जी सिवान भाजपा के अभिभावक हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। सिवान भाजपा का संकट काल था, उस समय उन्होंने सिवान भाजपा का नेतृत्व किया है। मंगल पांडे आशीर्वाद लेने के लिए आए। अभिभावक कितना भी नाराज हो सकता है, बंटी जी को टिकट नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि बंटी जी का कैरियर खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं बंटी जी। व्यास जी को टिकट मिला, वो कितना उम्र हो गया था व्यास जी को। मंगल पांडे जीवन भर सिवान ही थोड़े लड़ेंगे, सिवान में ही थोड़े रहने वाले हैं। पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी अभी नंद किशोर यादव को ड्रॉप कर दिया पार्टी ने, कई भाजपा के कई विधायकों को पार्टी ने ड्रॉप किया है, नए लोगों को मौका दिया है। सिवान में भी मौका मिलेगा नए लोगों को। और व्यास जी जैसे अभिभावक, व्यासदेव प्रसाद जी जैसे अभिभावक निश्चित रूप से कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं हो। वो हमेशा चाहेंगे कि भाजपा का विधायक हो, और जैसा कि हम लोगों ने तस्वीर में देखा भी, वो सहृदय आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके पुत्र जो टिकट के प्रमुख दावेदार थे वहाँ साथ खड़े हैं और दिन भर मंगल पांडे के साथ रहे हैं और रहेंगे भी। इसलिए भीतर घात की कोई संभावना नहीं है। जो पिछली बार 2 गलतियां हुई थी, पहली गलती की कुछ लोग लड़ गए थे, वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया ओम प्रकाश जी के द्वारा। एक और बात, आप ओम प्रकाश जी के पुत्र भी आज दिख रहे थे जी, वो कह रहे थे कि भाई पार्टी ने टिकट दिया है तो फिर जीत सुनिश्चित करना हम सभी की जवाबदेही है। उनका तो बाइट भी आया है। हाँ, इस बात को भी कह रहे थे कि जो पिछली बार गलतियां हुई हैं उसको नहीं दोहराना है। हैप्पी यादव ने आज बड़ी ही परिपक्व नेता के तरह व्यवहार किया है, और हैप्पी यादव का यह व्यवहार भविष्य में उनको बड़ा नेता बनाएगा, ये इंगित करता है। अब चूंकि बीजेपी ने ये कंफर्म कर दिया है कि सिवान सदर से मंगल पांडे उनके उम्मीदवार होंगे, तो अब बात आ जाती है कि मंगल पांडे के सामने कौन? मंगल पांडे के सामने क्या महागठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा, या जन सुराज का कोई उम्मीदवार होगा, या कोई निर्दलीय होगा, या मंगल पांडे इस चुनाव में पूरे तरीके से डोमिनेट करेंगे? इस विषय पे आपको क्या लगता है? देखिए, लड़ाई तो महागठबंधन से ही होगी, लेकिन लड़ाई में जीत हार का अंतर बड़ा रहेगा। लड़ाई महागठबंधन से ही होगी, जीत हार का अंतर बड़ा रहेगा, क्योंकि महागठबंधन में स्पष्ट रूप से भीतर घात दिख रहा है। जो 2-3 उम्मीदवार निर्दलीय या फिर ओवैसी जी की पार्टी से लड़ने के लिए आतुर हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, वो लोग मानने वाले नहीं हैं।
और अवध बिहारी जी की स्थिति नहीं है उनको मना लेने की। अवध बिहारी जी की स्थिति नहीं है उनको मना लेने की, क्योंकि अवध बिहारी जी का उम्र हो गया है। अवध बिहारी जी स्वयं पहले जैसा दौरा नहीं कर पाएंगे। अभी आज उनका एक बाइट आया है, एक अपील कर रहे थे नॉमिनेशन के लिए। उस अपील को देख के लग रहा था कि हरे थाके लोग, कोई थका हुआ व्यक्ति अपील कर रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ बहुत स्मूथली चुनाव होने वाला है और महागठबंधन से ही होगा। जो लोग निर्दलीय या लग रहे हैं वो लोग हो सकता है कुछ वोट काट ले, लेकिन मुख्य मुकाबला अवध बिहारी जी के साथ ही होगा, क्योंकि उनको हिना साहब का भी आशीर्वाद मिलेगा और हिना साहब चाहेंगे कि सिवान सीट पर अवध बिहारी जी अच्छा परफॉर्मेंस करें। अपने पिछले सारे गिले शिकायतों को भूल करके वो लोग चाहेंगे कि अवध बिहारी जी यहाँ से जीते, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और देखते हैं क्या होता है फिर। हाँ, क्योंकि इस बार हिना साहब वो फैक्टर नहीं है। इस बार उनके पुत्र एक तरह से देखा जाए तो वो लॉन्च हो रहे हैं। और सिवान का जो चुनाव है वो एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के बोल सकते हैं कि उन्हीं के अगुवाई में लड़ा जा रहा है। हाँ, महागठबंधन उन्हीं के अगुवाई में लड़ रहा है। तो कोई भी अगर अवध बिहारी चौधरी बुरा परफॉर्म करते हैं या कोई भी प्रत्याशी महागठबंधन का बुरा परफॉर्म करता है तो ये ओसामा साहब के करियर पे एक दाग लगने के बराबर हो सकता है। नहीं तो इसमें रोहित हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि ओसामा साहब लंच हो रहे हैं। ओसामा साहब की पहली प्राथमिकता होगी अपनी जीत सुनिश्चित करना। पूरा सिवान के सातों विधानसभा में महागठबंधन जीत जाए, अगर ओसामा साहब हार जाएंगे तो ओसामा साहब का करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए ओसामा साहब की पहली प्राथमिकता होगी रघुनाथपुर से अपनी जीत सुनिश्चित करना। और जब व्यक्ति अपने चुनाव लड़ता है ना तो उसको अगल बगल दिखाई नहीं देता है, वो उसमें फंस जाता है। अपने चुनाव में वो फंस जाएंगे और वो चाह के भी समय नहीं दे पाएंगे। खैर, अब चूंकि हम लोग सिवान सदर पे चर्चा कर रहे हैं और सिवान सदर के एक बड़ी पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो चुका है, क्योंकि अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो अभी दूसरे खेमे से उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। नहीं, अवध बिहारी जी को सिंबल लगभग मिल गया है, लेकिन नॉमिनेशन की डेट भी घोषित हो गई है। सोशल मीडिया पर नहीं आया है, लेकिन वो तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है ना, उन्हीं के सिग्नेचर से सिंबल निकलता होगा। तो वो सिंबल, और अवध बिहारी जी ने आज आकर के अपील भी कर दिया है, नॉमिनेशन के लिए आमंत्रित भी कर दिया है। हाँ, लेकिन पहली सूची जो जारी हुई है, ये भी एक काबिले तारीफ है कि राजद की जो पहली 10 लोगों की सूची आई थी, भास्कर ने छापा था, उसमें अवध बिहारी जी का नाम नहीं था। ओसामा साहब का नाम है उसमें, अवध बिहारी जी का नाम नहीं था। तो टिकट कटने की भी संभावना अभी है। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अभी के लिए मान लेते हैं कि अवध बिहारी चौधरी वर्सेस मंगल पांडे। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों प्रत्याशियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां सिवान सदर में होंगी और विशेषकर इनको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो मंगल पांडे हो या अवध बिहारी चौधरी हो। चूंकि अवध बिहारी चौधरी के साथ 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो अवध बिहारी चौधरी के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके प्रति शहर में ज्यादा नाराजगी देखा जा रहा है और लोगों में ये एक भावना भी हो गया है कि अवध बिहारी चौधरी अब बूढ़े हो चुके हैं और जीवन यादव उधर से तो लगे ही हुए हैं। तो विशेषकर अब मंगल पांडे वर्सेस अवध बिहारी चौधरी हो गया है, तो आपके हिसाब से मंगल पांडे के सामने और अवध बिहारी चौधरी के सामने कौन सी मुख्य चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे उठ के आएंगे, मुद्दों पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। जो इंटरनल समस्याएं आने वाली हैं चुनाव प्रबंधन से जुड़ी, अवध बिहारी जी के साथ समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि वो भीतर घात से परेशान रहेंगे, पहली बड़ी समस्या रहेगी। दूसरी बड़ी समस्या रहेगी कि उम्र
उनको साथ नहीं देगा। जिस प्रकार से वो पहले लड़ते आए हैं, वह अब एक अच्छी खासी उम्र हो गई है और वह छुट्टी लेने की उम्र हो गई है, लेकिन वो अब लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। ये दो बड़ी समस्या। और आपने जो बताया कि वो 5 साल की नाराजगी, वो 5 साल की नाराजगी भी उनको मतलब झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच से झेलना पड़ेगा, जनता के बीच झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे की जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी मेरे दृष्टिकोण से, वह वोट प्रतिशत बढ़ाना है, शहर का विशेष रूप से। शहरी क्षेत्र में भाजपा के वोटर निकले घर से, इस पर मंगल पांडे को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनके टीम को मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वैश्य समाज का वोट कट गया है, वो वैश्य समाज नाराज है। कुछ लोग कुशवाहा समाज की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज की चर्चाएं बहुत कम है, क्योंकि वो कुशवाहा समाज परिपक्व वोटर है। वैश्य समाज भी बहुत परिपक्व वोटर है। वैश्य समाज के हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि बहुत बड़े नेता, कोई बड़े लोग, समाज सेवी आकर के भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, और जो नेता थे आज तो दिख गए। के साथ तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया था, उन्होंने विरोध भी नहीं किया, उनके समर्थक कर रहे थे। हाँ, नहीं, समर्थक भी नहीं है वो लोग ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के बहादुर हैं। वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उसमें एक दो लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, एक दो लोग पत्रकार हैं, कुछ लोग तथाकथित जातीय संगठन के अध्यक्ष, स्वयंभू अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। ये वही लोग हैं जो जिनके मैंने उस दिन भी कहा था कि विरोध वही लोग कर रहे हैं जो लोग पिछले चुनाव का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अगर वो चुनाव लड़े थे तो वो अपने मोहल्ला में हार गए थे। और एक लाइन में अगर कहना हो तो जिनको अपने घर का वोट नहीं मिलेगा, वह कह रहे हैं कि वैश्य समाज में नाराजगी है। कहीं कोई वैश्य समाज में नाराजगी नहीं है। वैश्य समाज देख रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी भी तो वैश्य ही हैं जी। वैश्य समाज प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा है कि हमारा बेटा, हमारे घर का लड़का देश का नेतृत्व कर रहा है। अब मंगल पांडे अगर जीतेंगे तो वह नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। इसलिए वैश्य समाज, ये सोशल मीडिया के बहादुर लोगों के चक्कर में कहीं कोई वैश्य समाज नहीं पड़ने वाला है। वैश्य समाज ऐसे भी भामाशाह का परिवार है, वो हमेशा राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ किया है और हमेशा राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के निर्माण के योगदान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेशन फर्स्ट वहीं से निकलता है। इसलिए ये चिंता नहीं है, चिंता ये है वोट प्रतिशत बढ़ाना। मंगल पांडे की जो सबसे बड़ी चिंता रहेगी वोट प्रतिशत बढ़ाना। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, पिछले चुनाव में मालवीय नगर सिवान का बहुचर्चित नगर है, प्रबुद्ध लोगों का नगर है। वहां से ओम प्रकाश जी का घर भी है। ओम प्रकाश जी वहां चुनाव हार गए थे। अब मालवीय नगर के रिकॉर्ड ये है कि जिस समय सिवान में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का सिक्का चलता था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से चुनाव नहीं हारा था। ये चुनाव प्रबंधन की दोष थी कि मालवीय नगर में वोट नहीं निकाल पाए लोग। तो मंगल पांडे जी को सबसे बड़ी चुनौती है मेरे दृष्टिकोण से कि उनको अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना होगा और घर से वोट निकालना होगा। वो जो मंत्र है प्रधानमंत्री मोदी का कि बूथ जीतो देश जीतो, तो मंगल पांडे जी को एक एक बूथ जीतना होगा नगर का, तब जाकर के उनकी जीत सुनिश्चित होगी। तो साथियों, ये हमारा चर्चा सिवान विधानसभा पर था। विशेषकर मंगल पांडे के कैंडिडेट लिस्ट में नाम आने के बाद, मंगल पांडे का नाम कंफर्म होने के बाद कि वो बीजेपी का टिकट लेके सिवान सीधर से चुनाव लड़ेंगे, तो हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि मंगल पांडे कितना असरदार साबित होंगे बीजेपी के लिए सिवान में। और इसी के साथ थोड़ा बहुत चर्चा हमने अवध बेरी चौधरी के ऊपर भी किया। कुल मिलाकर हमारे इस चर्चा में ये दिख रहा है और अभी तक लग रहा है, बाकी भविष्य में क्या होगा इस पे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। अभी के परिदृश्य से यह लग रहा है कि एनडीए सिवान में
सिवान सदर में मजबूत दिख रही है। बाकी अवध बिहारी चौधरी जी ने भी नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है कि वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। और आज सिवान में माले के तीनों नेताओं ने नॉमिनेशन कर दिया है। बाकी सिवान को लेके, बिहार चुनाव के लेके कोई डेट होगा तो हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। और आपके मन में भी ऐसा कोई विचार हो, अगर आप अपना बात रखना चाह रहे हो, आप किसी भी दल के हो, आप किसी भी दल के समर्थक हो, आप किसी भी दल के नेता हो, परमार मीडिया नेटवर्क आपका हमेशा से स्वागत करता है और अभी भी करेगा। तो हमारा मंच खुला है, आप आ सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। हम आपकी सभी बातों को बिना किसी काट छांट के बिल्कुल शुद्ध तरीके से जनता के सामने रखेंगे, आपके मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। तो आप किसी भी दल के हो, किसी भी दल के समर्थक हो, आप बिल्कुल परमार मीडिया नेटवर्क से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बातों को ससम्मान अपने चैनल पर रखने का प्रयास करेंगे। बाकी मैंने बता ही दिया कि बीजेपी ने आज बिहार चुनाव को लेकर 71 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें से 3 प्रत्याशी सिवान के उन्होंने जारी किया है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि 4-4 का समीकरण बैठ रहा है, 4 प्रत्याशी जेडीयू के, 4 प्रत्याशी बीजेपी के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो एक सीट बच गया है दरौली का। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आए तब तक उसका भी प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाए। बाकी आपको ये चर्चा कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मेरा नाम रोहित है और आप परमार मीडिया लाइव देख रहे थे। जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए परमार मीडिया लाइव। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,